वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया लेक्चर चालू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली में क्या था, अभी तक हम लोग जो भी कुछ पढ़े थे, हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा, हम लोगों ने सेल देखा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखा। बट एक्चुअली अगर आपने सोचा होगा, अभी तक दिमाग लगाया होगा, तो आपको एक चीज अभी तक पता चल जाना चाहिए था कि जो सेल या बैटरी जो होता है वो एक्चुअली में एक एनर्जी प्रोवाइड होता है जो पूरे पूरे सर्किट में करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करवाता है। तो यहां पर मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, इस सिचुएशन को ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल के अक्रॉस में हम लोगों ने क्या ले लिया, एक लोड ले लिया है। ये रहा, इस तरह की चीजों को अपन क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैंने सेल को एक आइडियल सेल माना है और ये सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इसके अक्रॉस में, और जिसके कारण इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो होने का मतलब हो रहा है कि इसमें कंटिन्यूसली ये चार्ज को इनपुट में डाल रहा है और यहां से वो चार्ज निकल के वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, कंटिन्यूसली काम चल रहा है। दैट मीन्स हमारा ये जो सेल है जो इस वाले लोड में क्या कर रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है। अब आप ये बोल सकते हो सर व्हाट इज दिस लोड। लोड का मतलब हर वो चीज जिसको हम करंट सप्लाई करते हैं और वो करंट लेता है, उसे हम कहते हैं लोड। लोड आपका चाहे तो एक मोटर हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है। लोड चाहे तो आपका एक सेल या बैटरी खुद में हो सकता है, और लोड चाहे तो हमारा एक रेजिस्टर भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है हम लोग का लोड। तो लोड जो है ये सारे लोड के एक टाइप्स है। जैसे यहां से क्या होगा, यहां पर जैसे आप मोटर में अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो मोटर जो होता है आपको पता होगा वो क्या होता है, रोटेट करने लगता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप यहां पर लोड में सेल लगा देते हो तो वो क्या कर रहा है, वो सेल को फिर से दोबारा क्या करेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से दोगे तो ये जो सेल है इस सेल को दोबारा क्या करेगा, वो रिचार्ज करेगा। और अगर आप एक रेजिस्टर लगा देते हो तो वो रेजिस्टर क्या करता है, उस रेजिस्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टर उन करंट फ्लोइंग चार्ज को क्या करता है, रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण उस रेजिस्टर के अक्रॉस में हीट जनरेट होता है और वहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट के फॉर्मेट में बाहर निकलता है। तो मतलब फाइनली हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किसी भी सर्किट में जो सेल या ईएमएफ सोर्स उस सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए जो वर्क डन करता है, उसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया इसको, द टोटल वर्क डन बाय द ईएमएफ सोर्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब पूरे सर्किट में ये जो ईएमएफ सोर्स होता है वो करंट को मेंटेन रखने के लिए जो वर्क करता है, उसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम लोग कुछ एक्सप्रेशन निकालते हैं। जैसे मान लो यहां से टी टाइम में क्यू चार्ज एंटर किया, ठीक है, तो आपको पता है चार्ज कहीं एक्यूमुलेट तो होगा नहीं, उतना ही चार्ज क्या होगा, निकल जाएगा। तो लेट क्यू चार्ज, ठीक है, क्यू चार्ज एंटर्स इनटू द लोड इन टाइम टी, ये मान लेते हैं हम लोग। अब आपको पता है ये सेल यहां पर इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन को आप कैसे शो करोगे, उस वर्क डन को आप लिखोगे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद आता होगा वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आपको यह भी पता है कि ये चार्ज कितने टाइम में एंटर किया है, टी टाइम में। तो आपको पता है किसी दिए हुए टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट। तो आप यहां से एक चीज और कर सकते हो, आपको पता होगा I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, Q बाई टी लिखते हैं हम लोग। तो देयरफॉर आपके पास एक रिलेशन आ जाता, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, जिससे आप फाइनली जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन को आप ऐसा लिख लेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू IT इंटू V, और सिंपली हम लोग इसको लिखेंगे VIT।
और यही वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, VIT। ये हमारे पास ये फाइनल जो रिलेशन मिला हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये मिला। और हमको ये समझ में आया कि ये जो सेल सर्किट में चार्ज को कंटिन्यूसली जो घुमा रहा है, उसको घुमाए रखने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग अलग लोड पर अलग अलग टाइप से यूज अप होता है। जैसे मोटर में वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, सेल में वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को उल्टा करके उसमें चार्ज को स्टोर कर देता है, और रेजिस्टर में यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्मेट में लिबरेट होता है। तो हम लोग को अभी इसी चीज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर, हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल पावर को जब डिफाइन करते थे हम ये बोलते थे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड पावर। अब यहां पर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो वर्क डन कर रहा है उसके रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। इसीलिए मान लेते हैं, फिर से वही बात आ रहा है अपने पास, हमारे पास मान लेते हैं ये कोई एक सेल है, ओके, और यह EMF सोर्स है, और यहां पर ये लोड है, ठीक है, और ये लोड, ये हमारे पास दिस इज अ लोड, और ये लोड जो है कंटिन्यूअस करंट ड्रॉ कर रहा है। करंट ड्रॉ कर रहा है मतलब सीधा सीधा आप बोलोगे एनर्जी क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और वो जो पर सेकेंड में जो वर्क डन कर रहा है इस करंट को मेंटेन करने के लिए, उसको अपन क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग अगर इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना चाहे तो कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो EMF सोर्स है पर सेकेंड में कितना या किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है या किस रेट से वर्क डन कर रहा है कि वो सर्किट में करंट मेंटेन रहे, उसी रेट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करेंगे हम लोग, द रेट ऑफ वर्क डन बाय EMF सोर्स टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो उसी मैकेनिक्स के फॉर्मूले से पर बात करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसको बोलते थे हम लोग। तो यही से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, या इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता था उसे हम लोग लिखते थे VIT बाई T लिखेंगे। देयरफॉर फाइनली जो हम लोग को कंक्लूजन मिलता है, पावर इज इक्वल टू VI। देखिए हम लोग जब ये देख रहे थे कि किसी भी बैटरी सप्लाई या किसी EMF सोर्स के अक्रॉस में जब लोड लगाते थे, तो वो जो EMF सोर्स है उस लोड में से कंटिन्यूसली करंट का फ्लो करवाता था, और जिसके कारण वो लोड कुछ ना कुछ काम करता था। अब वो लोड डिपेंड करता है क्या लोड है, उसके हिसाब से हम काम को कैटेगराइज किए थे। जैसे हमने देखा था, अगर वो लोड मोटर होता था तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था, मतलब मोटर घूमने लगता था तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। और अगर आपने उस लोड की जगह एक सेल को लगा देते थे तो वो सेल क्या करता था, उस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता जाता था। उसी प्रकार से जब आपने एक रेजिस्टर लगाया था तो रेजिस्टर के अक्रॉस हीट जनरेट हो रहा था, और उसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। इसे अपन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप एक कंडक्टर के अंदर देखोगे तो क्या होता है समझेंगे आप लोग। ये रहा हमारे पास एक कंडक्टर, जैसे ही आपको बोला जाता है कंडक्टर तो आपको पता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आपको पता है कि इसके अंदर स्टेशनरी आयंस होते हैं जिसको आप पढ़ते थे। और इन स्टेशनरी आयंस में क्या होता है कि वो आयन इलेक्ट्रॉन जो लूज किए उन्हीं के कारण स्टेशनरी आयंस का जनरेट होता था। अब यहाँ पर आपने एक EMF सोर्स लगाया है, वो EMF सोर्स इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है करंट का फ्लो अगर इधर होगा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, मान लेते VA है, और यहाँ का पोटेंशियल VB है, और सीधी सी बात आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि VA का वैल्यू ज़्यादा है VB से। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पर चार्ज जो एंटर कर रहा है
उसका एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे सर उसका एनर्जी यू ए ले लेते हैं हम लोग, और एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, Q इंटू वी ए लिख देंगे। अब अगर आपसे मैं बोलता हूं कि इस जगह पे एनर्जी क्या होगा, तो आप बोलोगे यू बी, और यू बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चार्ज इंटू अगेन पोटेंशियल, यहां से ले ले तो बी। लेकिन जैसे कि आपको पता लग रहा है वी बी का वैल्यू वी ए से कम है, मतलब यू बी का वैल्यू क्या हो रहा होगा हम लोग का, कम होगा यू ए से। मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में एनर्जी का लॉस हुआ होगा। अब वो लॉस गया कहां पर, तो वो लॉस एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे आप यहां ये अंदर एंटर करता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में उस समय काइनेटिक एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी लेके वो भागता है, लेकिन भागते समय वो आपस में टकराता है, और आपस में टकराने के साथ साथ वो स्टेशनरी आयन से भी टकराता है। जैसे ही वो स्टेशनरी आयन से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज कर देता है, फिर से वो आगे मूव करता है, फिर किसी आयन से टकराता है, फिर एनर्जी लूज कर देता है। इसी दौरान ये जो आयंस आपको दिख रहे हैं, स्टेशनरी आयंस, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगते हैं, और जैसे ये आयंस वाइब्रेट करते हैं, इनके वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, इन रेजिस्टर में से या इन कंडक्टर्स में से हीट का लिबरेशन होता है, और यही जो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। तो मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हो यहाँ पे जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, वो लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग का हीट के फॉर्मेट में जनरेट होता है। दैट हीट जनरेटेड इज इक्वल टू, आप लिखते हो यू बी माइनस यू ए लिखते हैं आप लोग, और यहीं से आप इस हीटिंग को कैलकुलेट भी कर सकते हो आप लोग। सीधा सीधा कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा, हीट जनरेटेड H इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे आप लोग क्या बताइए, क्यू वी बी माइनस वी ए, जो इनके पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। ऑब्वियसली ये साइन माइनस होगा क्योंकि हीट लिबरेट हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, बट अगर आप इस हीट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो सेम वही चीज आएगा, क्यू की जगह आप आई टी लगा दो, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, बिकॉज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और साथ में वी बी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो। तो ये हमारे पास हीट एनर्जी जो लिबरेट होगा उसका वैल्यू को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जो आप अभी निकालोगे वो ऑब्वियसली एसआई सिस्टम में डील कर रहे हैं, तो इसका यूनिट आता है जूल में। तो मेनली क्या होता है, हीट एनर्जी को कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं। इस कारण से कभी भी अगर आप हीट एनर्जी को, जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा, तो तब हम फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, डेल एच इज इक्वल टू वी आई टी, ओके, वी आई टी बाई 4.2 कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा कैलोरीज में। ठीक है, इतना आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था। अब इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड करके कई सारी चीजें काम करती है, चलो उन्हीं पर बात करते हैं। हीटिंग एलिमेंट और कॉइल, ये जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे आप लोग आपके घर में गीजर यूज करते हो, आप लोग इमर्शन रॉड यूज करते हो, या कपड़े प्रेस करने वाला आयरन यूज करते हो, ये सब में जो हीट जनरेट होता है, तो आप जैसे ही देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हो वो तुरंत गर्म होना चालू होता है। एक्चुअली में गर्म होने के पीछे का अगर आप कारण जानोगे तो कुछ नहीं है, अंदर एक प्रकार का वायर होता है, और ये जो वायर होता है, इस वायर को हम लोग निक्रोम बोलते हैं। इस तरह के वायर को हम लोग निक्रोम बोलते हैं। ये वायर का एक खासियत ये होता है कि जैसे इस वायर का ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस क्या है आपको पता है, रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे ही आप इसको किसी वोल्टेज सोर्स या पावर सोर्स से कनेक्ट करते हो, तो इसमें से करंट फ्लो होना चालू होता है। जैसे ही करंट फ्लो होना चालू होता है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो निक्रोम जिस वायर से बनता है, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण अगर आप यहाँ पर हाई वोल्टेज लगाते हो, तो इसमें से करंट फ्लो हो गया। तो जब करंट फ्लो होगा तो इसमें से वो क्या करता है, हीट जनरेट करता है, और वो हीट जो रहता है, वो हीट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वी आई टी लिखा था हम लोगों ने, और अगर आप इसको रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, जिसके कारण H इज इक्वल टू आपके पास बन जाता है आई स्क्वायर आर टी। अब आप एक चीज देखोगे यहां से कि ये जो R है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, और
यहाँ पर ये कितने टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो। तो इसमें से जो हीट जनरेट करेगा वो देखिएगा इसमें से फ्लो होने वाला करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करेगा। और यही हमारा जो होता है हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग कॉइल का प्रिंसिपल है। और ध्यान रखना, आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट करना चाहोगे तो या तो आप करंट ज़्यादा पास करो या रेजिस्टेंस हाई रखो। लेकिन आपको पता है कि अगर करंट ज़्यादा करोगे तो ये बाजू वाला वायर जो है ये भी गर्म होना चालू होगा। तो इसीलिए जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका रेजिस्टेंस नॉर्मल कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है, जिसके कारण इसमें से भी आई करंट फ्लो हो रहा है और इसमें से भी आई करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन इस वायर का रेजिस्टेंस कम होने के कारण ये वायर गर्म नहीं हो पाता, लेकिन ये हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये गर्म होने लगता है। और इसीलिए जो हीटिंग एलिमेंट के लिए जो कॉइल यूज़ किया जाता है उसका रेजिस्टेंस को हमेशा हम लोग हाई लेते हैं, आर जो होगा हाई रहेगा, और वो गर्म होने के कारण वो मेल्ट ना हो जाए तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई लिया जाता है, वो भी हमारा हाई लिया जाता है, जिससे कि वो मेल्ट ना हो जाए ज़्यादा गर्म होने पर। ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग कॉइल जो है वो हमारा एक ऐसा चीज है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। चलिए अब एक दूसरा डिवाइस के बारे में बात करते हैं, सेफ्टी फ्यूज। ये एक प्रकार का एक ऐसा मतलब मैकेनिज्म है या एक ऐसा टाइप का बोल सकते हो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो हमारा एक्सेस फ्लो ऑफ करंट को ब्लॉक करता है या रोकता है। अब ये क्या होता है, इसको कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उसके पहले मैं आपके सामने दो टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। एक टर्मिनोलॉजी होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, अब ये ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? सीधा सा लॉजिक, ओवरलोडिंग का मतलब ज्यादा लोड डाल देना। लेकिन बोलोगे सर यहां पर क्या ओवरलोडिंग होता है? देखिए क्या होता है ना, आप कभी भी कोई मार्केट में जब इलेक्ट्रिक दुकान में जाते हो, जाके आप बोलते हो भैया मेरे को एक वायर दो, तो देखना वो आपको बोलेगा किसके लिए चाहिए, क्या पर्पस के लिए चाहिए, वो जरूर पूछता है। ठीक, या फिर आपसे थोड़ा टेक्निकल वे में पूछेगा तो आपसे पूछता है कितने एम्पियर का वायर चाहिए। तो क्या होता है, हर एक वायर का एक स्पेसिफिक रेटिंग होता है कि वो उसमें से कितने करंट को जाने दे सकता है। तो जैसे कि आप बोलोगे, आपने देखा होगा कि जब घर में हम लोग एसी लगाते हैं या गीजर लगाते हैं, उसके लिए जो वायर होता है वो काफी मोटा होता है। ठीक, और घर में नॉर्मल हम लोग बल्ब वगैरह के लिए या डेकोरेटिव लाइट वगैरह के लिए जब यूज करते हैं, या हम लोग के घर में जो चार्जर वगैरह का जो वायर रहता है वो बहुत पतला सा बारीक सा वायर होता है। मतलब क्या होता है, हर एक वायर का एक कैपेसिटी होता है, और उस कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर उसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाए तो उसे कहते हैं हम लोग ओवरलोडिंग। जैसे मान लो आपने क्या किया, ये एक करंट सप्लाई का वायर है, ओके, और इस करंट सप्लाई का वायर है जिसको आपने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, दिस इज अ सोर्स। अब क्या हो गया, इस वायर का कैपेसिटी है ये 5 एम्पियर का करंट को ले सकता है। अब आपने क्या किया, यहां पर एक लोड लगा दिया। मैंने आपको पहले ही बता चुका था लोड क्या चीज होता है, जो करंट ड्रॉ करता है। अब मान लेते हैं ये लोड जो है वो हमारा एक एसी है, और एसी का आपको पता होना चाहिए कि एसी जो होता है वो 16 से लेकर लगभग 25 एम्पियर तक का करंट खींच सकता है। अब ये बताइए, इस वायर का कैपेसिटी है 5 एम्पियर, इसमें से जब 16 से 25 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो जाएगा तब ये वायर ओवरलोडिंग चालू हो जाएगा। और जैसे इस वायर का ओवरलोडिंग चालू होगा तो आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू, आप लिखते थे I²RT। अब इस वायर का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट था और करंट भी ऐसा बनाया गया था 5 एम्पियर जिससे गर्म ना हो। लेकिन आप देख रहे होंगे कि H जो है वो I² पर डिपेंडेंट है। अगर करंट 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हो गया, करंट अगर डबल हो गया तो जो I² है मतलब हीट 4 टाइम जनरेट होगा, जिसके कारण ये वायर गर्म होना चालू होता है और ये वायर मेल्ट हो जाता है। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक, उसी प्रकार से क्या होता है, हमारे पास एक और सिचुएशन लेते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट ऐसा होता है कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट को लिए हो इस तरह से, और ये इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी लोड डिवाइस है, मान लेते एसी ही आपने अज्यूम कर लिया। अब हमारे पास ये एक वायर आ रहा है और आपको पता है 2 वायर लेते हैं, एक वायर से करंट आता है, दूसरे वायर से करंट जाता है, ऐसा टाइप का हम लोग अज्यूम करते हैं।
जनरली जिस वायर में पावर सप्लाई होता है उसे हम लोग लाइव वायर कहते हैं, और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, जो हम लोग का जिसमें से करंट फ्लो नहीं, जो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं, उसे न्यूट्रल वायर कहते हैं। अब क्या होता है, न्यूट्रल वायर होने के कारण, इस न्यूट्रल वायर होने के कारण अब क्या होगा, इसमें से करंट का सप्लाई नहीं होगा। मतलब कैसा होता है करंट का फ्लो, यहां से करंट फ्लो होते हुए जाता है, इसमें से होते हुए वो निकल जाता है। अब बीच में क्या होता है, लोड आ जाता है। अगर मान लेते हैं कभी किसी कारण से इस वायर के ऊपर का कवरिंग निकल गया या पुराना हो गया, या इस वायर के ऊपर का कवरिंग निकल गया, पुराना हो गया, और दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, तो तब करंट के लिए इधर से जाना मतलब लोड के ऊपर से जाना, और इधर से जाना मतलब बिना किसी लोड के जाना। तो करंट को लगेगा कि ये वाला पाथ तो बड़ा इजी है क्योंकि यहां पर कोई लोड नहीं है, तो पूरा पूरा करंट यहां से फ्लो होना चालू हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो सडनली, क्योंकि इस नॉर्मल वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस कारण से क्या होता है, इसमें से सडनली करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। और इस सिचुएशन में जब करंट बढ़ेगा तो यहां पर भी ये वायर क्या होता है, गर्म होने लग जाता है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब चाहे ओवरलोडिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो, दोनों में आपने एक चीज समझ लिया कि हुआ क्या होगा कि सडन अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाना, और करंट बढ़ने के कारण ये वायर जो है वो जल जाएगा या हमारे लिए नुकसान कर सकता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जब कभी ऐसा ओवरलोडिंग या हेवी लोड वाला जब वायर रहता है, जहां पर ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है और जलने से हमको कोई चीज नुकसान हो सकता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लाइव वायर रहता है, ये लाइव वायर है, ये लोड है, ठीक है, दिस इज अ लोड, ये लोड रखा हुआ है। तो लाइव वायर में हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का एक वायर लगा देते हैं, और वो वायर को हम लोग कहते हैं सेफ्टी फ्यूज। दिस इज सिंबल फॉर सेफ्टी फ्यूज, ये सेफ्टी फ्यूज का सिंबल है। अब ये सेफ्टी फ्यूज एक्चुअली में होता क्या है, ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा वायर होता है, लेकिन ये वायर का एक प्रॉपर्टी होता है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। अब क्या होता है कि अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो जब नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है तब कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अचानक अगर सडनली बहुत करंट फ्लो ना चालू हो जाए, तब ये वायर भी गर्म होगा, सेफ्टी फ्यूज वाला वायर भी गर्म होगा। तो लेकिन सेफ्टी फ्यूज का रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा जल्दी गर्म होने लगता है, और गर्म होने के कारण ये तुरंत क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और जैसे मेल्ट हो गया, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट लिया जाता है इसका, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये तुरंत मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के कारण करंट का फ्लो को क्या कर देता है, रोक देता है, बिकॉज सर्किट को ब्रेक कर देता है। और ये सर्किट को ब्रेक करने के कारण हम लोग का सेफ्टी फ्यूज का यूज करते हैं। तो सेफ्टी फ्यूज बेसिकली सर्किट ब्रेकर की तरह यूज करता है, तब जब कभी सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाए या जब सर्किट में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए। तो शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के दौरान जो एक्सेस करंट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है वो कौन करता है, सेफ्टी फ्यूज करता है। लेकिन सेफ्टी फ्यूज इज नाउ एंड ऑल, एक तरह से देखा जाए तो एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अब हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग का सर्किट को ब्रेक करने के लिए अगर ओवरलोडिंग हो जाए, उसे कहते हैं एमसीबी। एमसीबी स्टैंड्स फॉर हम लोग का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, दैट इज सिंपल सा एक सर्किट ब्रेकर ही बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का सेफ्टी फ्यूज जो होता है हम लोग का। देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कितने टाइप के यूनिट होते हैं। तो देखिए एक तो एसआई सिस्टम में एक यूनिट यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसे कहते हैं हम लोग जूल। पहला जो यूनिट होता है दैट इज जूल। ये बहुत सिंपल सा यूनिट जिसके बारे में आपको आइडिया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स यूज होते हैं, स्पेशली कमर्शियल यूनिट यूज किया जाता है। वो कमर्शियल यूनिट जो होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं हम लोग का, जिसको बोलते हैं बीटीयू। बीटीयू स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं इसको अपन लोग, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट। इसको नॉर्मल हम लोग कई बार यूनिट भी बोलते हैं। यही यूनिट याद करेंगे, आपके घर में जो बिजली बिल आता है तो हम बातों बातों में बोलते हैं ना कई बार कि मेरे घर में आज इतना यूनिट जला या इतना यूनिट कंज्यूम हुआ। तो जो यूनिट होता है दिस इज एक्चुअली 1 BTU। अब ये 1 BTU क्या होता है, एक्चुअली में 1 BTU जो होता है उसे कहते हैं हम लोग 1
BTU या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि अगर आप 1 किलोवाट के किसी इंस्ट्रूमेंट को 1 घंटे के लिए चलाते हो तो जितना यूनिट या जितना एनर्जी यूज्ड अप होता है उसे कहते हैं 1 किलोवाट आवर। और अगर आप 1 किलोवाट आवर को आप कन्वर्ट करते हो जूल में तो 1 किलो के लिए आप क्या लिखोगे 1000, ठीक, वॉट हो गया। उसके बाद आर के लिए यूज करोगे आप लोग क्या चीज सेकेंड्स में, तो 36000 सेकेंड। और आपको पता वॉट इनटू सेकेंड दैट इज पावर इनटू टाइम इज एनर्जी और वर्क डन। तो देयरफॉर आप यहां से तुरंत लिख सकते हो 1 BTU या 1 यूनिट इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये हम लोग का 1 BTU या 1 यूनिट होता है। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। तो ये हम लोग का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हम लोग का, ठीक है। तो चलिए हम लोग बाकी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।